हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रहा है सबका प्रिपरेशन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, है ना। सो कुछ दिन कुछ काम के लिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। सॉरी फॉर दैट। तो जहाँ पे छोड़ा था वहां से विथ फुल ऑफ एनर्जी चालू करता हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर नीट पीवाईक्यू सेशन, है ना। अभी दो तीन लेक्चर नीट पीवाईक्यू सेशन का रहेगा, फिर JEPYQ ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। ठीक है। तो आप लोग सब, आई होप आप लोग सब कॉपी पेन लेके बैठ गए हो। रिवीजन हो चुका है ना। फिर आ जाओ फटाफट। देखो आप कितना आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ है, क्या है ना। हम यही सजेस्ट करेंगे कि हर क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा पहले पॉज करना वीडियो, खुद ट्राई करना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर मेरा सॉल्व देखना। ठीक है। तब आप जाके मतलब आपका तभी जाके कुछ फायदा होगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, बोला है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। और ये ना बहुत वाइटल चीज है जो मेरा एक दो स्टूडेंट गलती किया है इस बार भी, है ना। को करेक्ट बोला है या इनकरेक्ट बोला है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसमें ध्यान देना। यहाँ पे बोला है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। तो मतलब इन पांच स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें ढूंढना है ना। देखो, पहले बोला है एटॉम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, नहीं, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। क्या क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे 10⁻³ हाँ, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो भी है उसमें कुछ ये नहीं। हाँ, अब ऑल आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन elements show same chemical properties. All the isotopes of a given element show same chemical properties, नहीं। आइसोटोप्स क्या करता है? आइसोटोप्स क्या करता है, देखो फिर से। all the isotopes of a given element show same chemical properties, is it? अच्छा, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये है प्रोटियम, ये है अच्छा, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम। ये सबको पता है आइसोटोप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है ना। अब एक बात सोचो, है ना, आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है या डिफरेंट होता है? ये सोचो, सोचो क्या हुआ। मैं मेरा नोट्स में ही लिखाया था ऑल आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मेरा नोट्स में ही था। ठीक है। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियस, नहीं, न्यूक्लियंस किसको बोला जाता है? न्यूक्लियंस मेड अप विथ क्या, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्यों, ये दोनों कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है ना। ये दोनों कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए दे आर कॉल्ड क्या, इसलिए दे आर कॉल्ड एज क्या, न्यूक्लियंस। ठीक है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटॉम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, हाँ ये सही है ना। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, ठीक है। मतलब डाल्टन क्या बोला था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर क्या है? एलिमेंट है ना। सॉरी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम क्या है? एटम है, तो ये तो सही होगा। तो देखो तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ये BCE हो गया। ये एक चीज है। और एक कैसे आप रिमूव कर सकते हो? अच्छा एक बात बोलो, ये सबको पता है प्रोटॉन एंड, अगर यहाँ पे आप लोग सी में कंफ्यूज हो, देखो डी तो पता है ना। डी क्या है? अच्छा,
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस, ये तो गलत है। तो देखो यहाँ से मैं इसको गलत कर दूंगा, है। और कौन सा गलत है, ये देखो ये भी तो सबको पता है ना। ए गलत है, तो ए गलत है मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। देखना, अगर इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहेगा, आप लोग क्या ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से, है ना, आप लोग सही आंसर दे सकते हो। ठीक है, क्लियर, क्लियर ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन से वो आपका पूरा क्या जान लिया, वो आपका पूरा कंसेप्ट जान लिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कभी टफ नहीं आता है, क्वेश्चन कभी टफ नहीं आता है, बट जो आता है वो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक, चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स इन lutetium with atomic mass 175 and atomic number 71 respectively। अच्छा, बोला है Lu 71 है उसका एटॉमिक नंबर, 175 है उसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर हम लोग जानते हैं, ये जो एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन का नंबर क्या होगा 71, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा 71। अब देखो ये जो होता है ये होता है एटॉमिक मास, ये क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 175। अगर आप यहाँ पे क्या प्रोटॉन का वैल्यू पुट कर दो 71, तो न्यूट्रॉन कितना होगा 175 माइनस 71 कितना होगा 104 हो जाएगा ना। तो एक बात बोलो तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 104। अब देखो यहाँ पे पहले बोला है प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है 71, फिर न्यूट्रॉन 104, फिर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला ऑप्शन कहाँ है ये देखो, क्लियर। नेक्स्ट, द बामर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन विथ लोएस्ट एनर्जी, अच्छा ये बोला है, एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इंक्रीज मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पे आपको क्या थोड़ा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, अच्छा अगर आप लोग थोड़ा याद कर पाओगे, है जो था ना, मतलब आपका स्पेक्ट्रल लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन है, वहां से अगर आप थोड़ा याद कर पाओ कि बामर कहाँ है, एक चीज। और यहाँ पे बोला है कि देखो लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी बोला है कि नहीं। तो यहाँ पे मतलब बोलना बोलना क्या चाहा है, ये सोचो। हम्म? बोलने को क्या कोशिश किया है। अच्छा सिंपल सा बात है, एक चीज देखो, पहले बात मैं क्लास में जब पढ़ा रहा था मैं बोला कि बामर स्पेक्ट्रल लाइन के लिए आपको है N1 एंड N2 फाइंड करना होगा, N1 एंड N2। अच्छा बामर के लिए N1 क्या होगा, अच्छा N2 क्या है, N2 क्या है जहां से आ रहा है, N1 कहाँ है क्या है, बामर, बामर स्पेक्ट्रल लाइन मतलब बामर के लिए N1 क्या है 2 होगा जहां तक आएगा। और यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी बोला है ना, बामर स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द हाइड्रोजन एटम विथ लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी मतलब क्या, अच्छा ये मान के चलो ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट सेकेंड मान के चलो थर्ड, ये है बामर, ये मान के चलो n इक्वल टू 2। तो लोएस्ट एनर्जी उसके ऊपर से जो आएगा वही होगा ना, तो n2 का वैल्यू 3 होगा, है कि नहीं, हो गया। अब देखो अगर हम लोग न्यू बार कैलकुलेट करें, हम्म, अगर हम लोग न्यू बार कैलकुलेट करें, न्यू बार का वैल्यू क्या होता है 1 बाई लैम्डा, और क्या होता है
और क्या होता है? अच्छा, ये क्या लिख दिया मैं? अच्छा, आर एच इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर, ये था। अच्छा, यहाँ पे अगर पुट कर दोगे तो यहाँ पे कितना है? आर एच इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर मतलब 1/4, 1/9 है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 9×4 = 36, 4×9 = 36, 5/36। हाँ, तो 5 RH बाई 36 इतना आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, ये क्या है? सही होगा, है। अब देखो, when the temperature of a black body increases, the maxima of curve shifts to shorter wavelength. The maxima of the curve shifts to shorter wavelength. इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो, आप लोग देखो, मे बी मैं बोला था क्लास में, नहीं बोला था, ये थोड़ा यहाँ से सीख लो। बोला था शायद, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वर्सेस यहाँ पे क्या बोला है? टेम्परेचर ना। टेम्परेचर का कर्व, अच्छा टेम्परेचर का नहीं, ये लिख दो। वेवलेंथ का कर्व क्या होगा? वेवलेंथ का कर्व क्या होगा? मान के चलो, एक टेम्परेचर एक होगा ऐसे और एक होगा ऐसे, ठीक है। ये है T2 और ये है T1। ये T1 टेम्परेचर में ऐसे और T2 टेम्परेचर ऐसे, ठीक। वेयर T2 ग्रेटर देन, ठीक है, ये याद रखना। हाँ हाँ, ये मैं बोला था क्लास में। अगर आप इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का कर्व ड्रॉ करोगे विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या होगा? मैक्सिमा ऑफ द कर्व इंक्रीज करेगा, मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, एंड मैक्सिमा क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड में मतलब लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ का क्या हो रहा है? वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। इंटेंसिटी क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। सिंपल ना। अब पढ़ो, when temperature of black body increases, देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैक्सिमम ऑफ कर्व शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। देखो शॉर्टर वेवलेंथ ना, वेवलेंथ क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। ये भी सही है, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, एक बार देख लो, जिसका सही है उसके लिए हम सब, और जिसका गलत है वो क्या? देख लो एक बार, सॉल्व देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अभी आप लोगों का सीखने वाला टाइम है, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, जस्ट आप लोग अच्छे से सीखो, ठीक है? और जितना आप अच्छे से रिवीजन करोगे उतना ही ये सारा चीज आपको अच्छे से आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ, अच्छा पहली पहली बात तो ये कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम, ठीक है। इतना इतना आया समझ में? अब देखो, सीओ में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कार्बन कितना है? कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन होता है 612। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। ऑक्सीजन क्या होता है? वो 8 16, है ना। तो इसके पास 8, तो 6 + 8 = 14। अब आपको देखना है यहाँ पे जितना सारा चीज है, जितना सारा मॉलिक्यूल है, कम है, आयंस है, इसमें आ, किसके पास 14 इलेक्ट्रॉन? देखो यहाँ पे देखो, इसके पास 16 है, 6 है, इसके पास 7 है, और ये देखो नेगेटिव चार्ज है ना, इसके लिए +1। तो कितना हो रहा है?
14 हो रहा है। यहाँ पे देखो ये O2 माइनस ये तो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कितना 8 प्लस 2 10। ये देखो N2 7 दूनी 14, एक कम मतलब 13। यहाँ पे देखो प्लस है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो 13। ये कितना 14 प्लस 1 15। देखना तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो रहा है, ये हो रहा है। क्लियर, आई होप क्लियर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अभी मैं बताया, इसको खुद ट्राई करो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन होगा, ट्राई करो आप लोग, है ना। हर चीज हम नहीं कर देंगे, है ना, खुद भी कुछ ट्राई करो। हम्म, हो जाए तो बताना। ठीक है, देखो अभी बोला देखो, सीओ में कितना 6 प्लस 8 14। सी एन माइनस कितना 6 713, है ना, माइनस 14। एनो नाइट्रोजन 7 8 और एक प्लस मतलब यहाँ पे भी 14। यहाँ पे देखो 6 दूनी 12 14। देखो यही होगा आंसर, आइसो इलेक्ट्रॉन यही आंसर होगा, बाकी सब देख लेना नहीं होगा। नेक्स्ट, which one of the following is not isoelectronic with O2 minus? Which one of the following is not isoelectronic with O2 minus? ठीक है, तो O2 माइनस मतलब यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 माइनस के लिए प्लस 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 10। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये क्या है, ये क्या लिख दिया है जिसमें से, जो भी है देखते हैं। ये इसके साथ तो नहीं होगा, टी एल या टी आई क्या लिखा है, छोड़ो। ये देखो पहले सोडियम, सोडियम प्लस, सोडियम क्या होता है, मान के चलो ये समझ नहीं आ रहा है या मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा मान के चलो। तो सोडियम क्या होता है 11 होता है, 11 प्लस 1 के प्लस के लिए क्या होगा -1। तो यहाँ पे कितना है 10। देखो ये तो इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फ्लोरीन 9 प्लस 1 माइनस के लिए +1 10, ये तो है। ये देखो M3 माइनस M कितना 7 प्लस 3 10। तो मतलब देखो अगर आपको पता है नहीं भी पता है तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ना, ये। तो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये देखो क्या बोल रहा है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर falls on surface of a metal, electrons are emitted with the kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5, 10 to the power 5 मोल इनवर्स। अच्छा, जूल पर मोल इनवर्स, ठीक है। रुक जाओ एक बार मैं वैल्यू देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, ठीक। एच का वैल्यू ये है, सी का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोला बार बार, जितने भी लोग मेरे पास पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, कोई भी अगर न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है, पहले तो आपको ये फोकस रखना है, ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है ना। अगर आप इतना समझ जाओगे कि दिया क्या गया है एंड पूछा क्या गया है, तब आपका मैच बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे दिया क्या गया है एंड पूछा क्या गया है, तो फिजिकल का न्यूमेरिकल नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे, उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होता है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। जितना वो ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए आसान होगा चीजें। देखो, अच्छा हम लोग एक चीज पढ़े थे, एनर्जी इक्वल टू, एक पढ़े थे ना थ्रेशोल्ड एनर्जी, मान के चलो E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी मान के चलो, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यहाँ पे बोल दिया गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी, लैम्डा का वैल्यू दे दिया गया है 300 नैनोमीटर। अच्छा पूछा गया है मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव, देखो यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है,
मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी को पूछा है, व्हाट विल बी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, चीजें क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लैम्डा इक्वल टू 300 नैनोमीटर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे, अगर मैं ई टी निकालूं, क्या निकालूं मैं, अगर मैं यहाँ पे ई टी निकालूं क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा। अच्छा, एच सी बाई लैम्डा क्या होगा, अगर आप यहाँ पे किस में है, 300 नैनोमीटर है ना, तो पहले आप इसको नैनोमीटर से किस में कन्वर्ट कर लेना, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, कितना होगा 300 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दो 6.626 इंटू 10⁻⁻34। फिर 3 इंटू 10⁻8, सब कुछ मैं ऐसा यूनिट में ले रहा हूँ। और यहाँ पे नीचे क्या पुट कर देना, 300 इंटू 10⁻⁹। ये जो यूनिट होगा जूल पर मोल, जूल पर मोल। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने में आएगा 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, हो गया, इतना हो गया। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, है ना। अब सोचो, अब क्या है, अब क्या करना है हमें। मेरे पास ई टी आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो क्या होगा यहाँ से, अगर हम लोग ई थ्रेशोल्ड मतलब ई जीरो का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ई टी माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3.99 इंटू 10⁵ माइनस 1.68 इंटू 10⁵ है ना, जूल पर मोल, जूल पर मोल। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे लगभग आएगा 2.31 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, ठीक है, देख लेना आप लोग, कैलकुलेशन करने, कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना आप लोग। हो गया, तो यहाँ पे आंसर कितना हो रहा है, 2.31 जूल पर। देखो यही आया है या नहीं सबका, आई थिंक यही आएगा, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट, ऐसा क्वेश्चन ना बहुत बार आया है, ये जो रेडियो वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा याद रखना। और मैं बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स में जो एक चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। देखो बोला है 1368 किलो हर्ट्ज, मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू का वैल्यू दे दिया 1368 किलो हर्ट्ज। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांसमीटर, और सी का वैल्यू दे दिया। अब बताओ क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, कितना इजी है ना, है कि नहीं, बहुत इजी है। अच्छा, हम लोग तो ये जानते हैं ना, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, ये जानते हैं। ठीक है ना, सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, है ना, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। तो आप बताओ यहाँ पे क्या मुझे पूछा है, वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू, है ना, बहुत इजी है। देखो 10⁸ अब किलो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज से आपको हर्ट्ज करना होगा, क्या है 1368 इंटू 10⁻³ है ना, 10⁻³ हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। अच्छा, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा बात है, यहाँ पे पुट कर दो 10⁻³
क्लियर? तो लैम्डा लैम्डा का यूनिट क्या होता है? मीटर, है ना? देखो, अब मैं क्यों इसको, ये है मीटर पर सेकंड, नीचे अगर हर्ज लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड पर हर्ज हो जाएगा, है ना? पर हमें तो पता है लैम्डा का वैल्यू इधर मीटर इधर सेंटीमीटर और मीटर होता है ना? तो इसलिए यहाँ से भी एक लॉजिक से बन जाएगा। कट कट गया, सेकंड इनवर्स कट कट गया। तो इसका आंसर जो होगा मीटर में वो कितना होगा? ये होगा 219.3 मीटर। ठीक है, देख लेना। 219.3 मीटर। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान से कैलकुलेट करना है। देखो, 219.2 आंसर दिया, 0.3 आंसर दिया। तो आप लोग ऑप्शन से देखना, कोई स्टूडेंट मेरा वो गैस मारता है, गैस इन द सेंस इसको डिवीजन नहीं करता है, वो एक ऐसे मनी मन कुछ डिवीजन करके ऑप्शन चेक करता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत पास पास ऑप्शन है, तो ये आपको फोकस रखना है कि मतलब कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं मैं। ठीक है, वो मतलब आंख बंद करके नहीं करना है। हम्म, अच्छा, which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom will fall in visible region? तो बहुत इजी है ना, बामर है कि नहीं? है, बामर सीरीज ऑफ लाइंस आर ओनली लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम which appear in the visible region। है, पढ़ाने के टाइम बोला था। तो बामर सीरीज होगा। Calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer। है, अब देखो, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। प्लैंक कांस्टेंट दे दिया है, यहाँ पे एच का वैल्यू दे दिया है एंड सी का वैल्यू दे दिया है। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, देखो क्या क्या है, मान के चलो आपके पास, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, जो 11th में देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th में है। ठीक है ना, इसके पहले आप लोग आई होप मोल कंसेप्ट का वीडियो देख चुके हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री को थोड़ा फील करना स्टार्ट करो कि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना ही करना है। और न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होता है जब आपका कंसेप्ट ठीक ठाक चलता है ना? और आप जब पकड़ पाते हो कि क्या क्या वैल्यू दिया है और उस वैल्यू से मैं कौन सा फॉर्मूले को कनेक्ट करूं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या दिया है पहले लिखो, फिर क्या पूछा है उसको फोकस करके आप फॉर्मूला याद करो। वेरी इजी, फिजिकल केमिस्ट्री कुछ नहीं है, मैथ जैसा ही है। मीटर पर सेकंड। ठीक है, पूछा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लाइट। अच्छा, वेवलेंथ दे दिया है, देखो लैम्डा इक्वल टू 45 नैनोमीटर। तो मीटर कितना होगा, 45 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर होगा। अच्छा, यहाँ पे बोला है क्या एनर्जी क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो सब कुछ दे दिया गया है ना, तो एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा बहुत इजी है। एच सी बाई लैम्डा सब वैल्यू पुट कर दो, एच सी बाई लैम्डा में आ जाएगा, जूल पर सेकंड में आ जाएगा। क्या है, अच्छा इसका आंसर क्या होगा, 4.42 इंटू 10⁻⁻18 जूल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्यों मैं, अच्छा अभी मैं गलती से बोल दिया जूल पर सेकंड, देखो क्यों नहीं होगा, एच सी, ऊपर एच मतलब जूल इंटू सेकंड, इंटू सी का क्या है, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। नीचे देखो मीटर, देखो मीटर मीटर कट गया, सेकंड इनवर्स कट गया, तो रह कौन गया, जूल। जो बोर्ड एग्जाम देने जाओगे कभी भी ये गलती मत करना, जब आप कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो पास में उसका यूनिट भी लिखते हुए चलना। ठीक है, तो यूनिट कभी गलत नहीं होगा। हम्म, ठीक, नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, इतना दे दिया। द स्पीड ऑफ लाइट दे दिया, व्हिच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द wavelength in nanometer of a quantum light with frequency of। ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे बोला है, क्या बोला है देख लो, which वैल्यू इज क्लोजेस्ट, मतलब यहाँ पे ये जितना भी वैल्यू ये सब लैम्डा का वैल्यू होगा, है लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ। अब यहाँ पे पूछ रहा है अब कौन सा वेवलेंथ का वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द, है
क्लोजेस्ट ऑफ ए क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी इतना। ठीक है, अब आप थोड़ा सोचो, इसको पॉज करो, पॉज करके थोड़ा सोचो कि क्या क्या करोगे ये। देखो, कुछ क्वेश्चन होगा डायरेक्ट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा कि आपको थोड़ा सोचना होगा। ठीक है ना? देखो, यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा और एच न्यू इक्वल टू ये हो सकता है। और एक चीज, और एक चीज याद करो। क्या याद करना? याद नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा समझो कि सी इक्वल टू, अच्छा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, है कि नहीं? न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। अब देखो, सी का वैल्यू 3 × 10⁸, और ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 × 10⁻15। तो इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, इसको अगर सॉल्व करोगे और इसको अगर सॉल्व करोगे ये आएगा 50 × 10⁻⁹। और ये देखो, ये मीटर में आएगा। देखो, ये था मीटर पर सेकंड, ये था सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स कट गया, तो ये मीटर में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 नैनोमीटर। देखो कितना आसान सवाल। जस्ट आई थिंक अगर आप लोग घबराओगे तो क्वेश्चन का टर्म देख के घबराओगे, बट सवाल बहुत आसान था, है ना? कुछ नहीं था इस सवाल में। अल्टीमेटली पूछा था जो इतना जो फ्रीक्वेंसी है, इतना फ्रीक्वेंसी में मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी में वेवलेंथ क्या है ये पूछा था, बट ये सिर्फ ये डराने वाला बात हो गया कि वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशन आर। देखो, पहला एनर्जी ये और दूसरा एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ्स क्या हो, बताओ? रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ्स क्या हो? मान के चलो E1 क्या है, एच सी बाई लैम्डा वन। E2 क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा टू। अब E1/E2 अगर कर दोगे, आपको नहीं लगता λ2/λ1 हो जाएगा? E1/E2 अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, λ2/λ1। अब देखो, E1 का वैल्यू क्या दिया है, 25, E2 का वैल्यू 50, λ2/λ1 है। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में सब, लेफ्ट साइड में क्या है, सबका λ1 है, तो मैं इधर λ1, ये जो 2 है ना, इसको उधर लेके जाता हूँ, 2 × क्लियर? λ1 इक्वल टू 2 × λ2। देखो आंसर आ गया है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज 6.63 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना। द वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ। ये देखो सेम टाइप ऑफ सवाल है? न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा। न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो कौन सा वेवलेंथ क्लोजेस्ट टू ये इतना फ्रीक्वेंसी होगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई म्यू, मतलब 3 × 10⁸ और क्या है, 8 × 10⁻15। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ? ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 8 - 15 हाँ। तो इसको सॉल्व करो, 8 - 15 मतलब 7 हो जाएगा ना, तो ये होगा 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 और 3 मतलब 8×3 = 24, मतलब ये होगा, है ना? देखो, ये तो पहली बात तो ये 7 से है, ये तो नहीं होगा, और जो हो रहा है 8×3 = 24 मतलब 3.75 × 10⁻8 हो जाएगा। मतलब ये
ये आ रहा था 0.375 ऐसा कुछ आएगा, फिर 3.75 इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? बहुत इजी सवाल है, एक आधा सवाल करोगे तो वही चीजें रिपीट हो रहा है। और आप लोग एक चीज ध्यान रख रहे हो कि चीजें रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। E इक्वल टू 3 इतना फॉर गिवन एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग टू द, हाँ यहाँ पे E का वैल्यू दे दिया है, E इक्वल टू एच सी बाई लैमडा, और लैमडा का वैल्यू पूछा है तो एच सी बाई ई, है ना? एच सी बाई ई कर लो, क्या होगा? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और 3 इंटू 10⁻8 बाई क्या होगा? बाई एनर्जी का वैल्यू 3.03 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना। ये कितना आ रहा है? हम्म, इसका वैल्यू आ रहा है 653 है इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ रहा है, तो ये नैनोमीटर में जाएगा तो 653 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करना। ठीक है, मैं सिर्फ मैं अगर अभी इसको कैलकुलेशन करने जाऊं तो मेरा वीडियो का ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा, बहुत वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं जस्ट आपको आंसर लिख देता हूँ, बट प्रोसेस पूरा मैं बता के चल रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा ही सवाल आपका बोर्ड में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। बच्चे लोग बोलते हैं सर बोर्ड का तैयारी, नीट का तैयारी, जेई का तैयारी अलग अलग होता है क्या? देखो अलग अलग होता नहीं है, बात यह है आप अगर हर एक चैप्टर ध्यान से पढ़ते हुए चलोगे तो आपके लिए कोई भी एग्जाम बहुत इजी हो। बच्चे आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग पढ़ते बहुत ज्यादा नहीं हो, आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। टीचर्स जो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, टीचर्स जो भी पढ़ा रहा है उसको बार बार रिवाइज मारो। ऐसा नहीं कि आप कल एग्जाम है आज आप क्या कर रहे हो, कोई भी एक वन शॉट देखते हुए चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यही गलती आप लोगों का होता है। और हर टीचर, है ना, हर टीचर ही आपको सेम बोलता है। बहुत मैं मतलब कोई कोई टीचर है, जैसे कोई कोई टीचर क्या बोलूं, मतलब रेस्पेक्टेड जे पंकज सर है, जैसे पीडब्ल्यू में और भी सर जैसे फैजल सर है, आपको पता होगा। जैसे मतलब केमिस्ट्री में किसका छोड़ के किसका नाम लूं, बहुत अच्छा अच्छा टीचर है ना, हमसे तो बहुत अच्छा टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, उनका भी बात सुनना। बाबू आपको एक ही चीज बोलना है कि आपको जो टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से रिवीजन करना है, बस उतना ही करो। किसी एक का कंटेंट फॉलो करो, अच्छे से करो। क्लियर हुआ? और कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग जा रहे हो 1.5 घंटा 2 घंटा, उसमें बहुत ज्यादा नहीं मायने रखता है। मायने तभी रखता है जब आप घर में आके सर जो पढ़ाए हैं, जो भी टीचर पढ़ाए उसको आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, उनका दिया हुआ असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, तब जाके आपका दिमाग चलेगा, तब जाके आपका कुछ फायदा होगा। ठीक है, बहुत ना बोल के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा हूँ। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बामर सीरीज, है ना? हम बताए थे क्या होगा, लॉन्गेस्ट क्या होगा, शॉर्टेस्ट क्या होगा, बताओ। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या होगा? लॉन्गेस्ट हम बताए थे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब, अच्छा ई क्या होता है, सुनो सुनो। अच्छा ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा बहुत ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। और मैं बताया था कोई भी सीरीज का, मान के चलो यहाँ पे बमर बोला है ना, तो बमर के लिए एन वन इक्वल टू 2 होता है, तो सबसे कम एनर्जी में कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर से, एन इक्वल टू 3 से। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी कहाँ से आएगा, एकदम जो इन्फिनिटी इनफाइनाइट से जब आएगा वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, है ना, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रहा है। क्लियर ना? और हम लोग जानते हैं ना जितना आपका, और मतलब एन वन 2 3 4 5 ऐसे जब जितना इंक्रीज होते जाता है उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी इंक्रीज होते जाता है ना? उस हाँ, उस
सब सेल का एनर्जी भी इंक्रीज होते जाता है। क्लियर। तो बात वही है। तो यहाँ पे क्या बोला है? हाँ, तो सॉल्व करो। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, न्यू बार इक्वल टू क्या होता है, आर एच इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² पुट कर दो। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ n1 इक्वल टू 2 होगा, n2 इक्वल टू 3 होगा। तो अभी अब हम लोग सॉल्व करके आए, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 5/36 आर एच हो जाएगा। 5/36 आर एच हो जाएगा। अगर आप रेड बार कांस्टेंट, अच्छा म्यू बार इक्वल टू क्या होता है, 1/लैम्डा। अगर यहाँ पे आप रेड बार कांस्टेंट को पुट कर दोगे जो है 109677, है ना, तो आपको क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/15233। और ये होता है, अगर आप लैम्डा में ट्रांसफर कर लोगे तो होगा 6.56 इंटू 10⁻⁻9, 10⁻⁻9, ठीक है, 10⁻⁻9, -9 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 10⁻, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 6.56 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, हाँ। तो नैनोमीटर में अगर लेके जाओगे 656 नैनोमीटर, ठीक है, ये होगा आंसर। क्लियर। देखो, ठीक है, समझा पाया है ना। आपको ये कंसेप्ट समझना है, ठीक है, जो मतलब E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो E जब बहुत ज्यादा होगा लैम्डा तब कम होगा, और E जब कम होगा लैम्डा ज्यादा होगा। बस ये अगर पता चलेगा तो बाकी तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। ये मैं क्या किया, ये रीड बार कांस्टेंट का वैल्यू ये मैं सेंटीमीटर में लिया, ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में पहले ट्रांसफर किया और यहाँ पे नैनोमीटर में बाद में। क्लियर। आप अपने हिसाब से करना, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया है, और फिर आप अपना कैलकुलेशन अपने जो कंफर्टेबल यूनिट है उस यूनिट में ट्रांसफर करके करना। ठीक है, नेक्स्ट। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1 फॉर He प्लस आयन इज इतना, अच्छा, that for an electron n equal to 2 beryllium 3 plus ion कितना, अच्छा, फॉर -6 जूल, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे बोला है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। हीलियम के लिए क्या -6 बोल दिया है, और पूछा है बेरिलियम 3 प्लस के लिए n इक्वल टू 2 स्टेट में इसका एनर्जी क्या होगा, है ना, ये बोला है। तो आप लोग ही बताओ क्या होगा। हम लोग जानते हैं ना कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -2.18 × 10⁻−18, है ना, 10⁻−18 है ना, हाँ याद है, 10⁻−18 इंटू Z² / n², ये तो फॉर्मूला आपको बोला था, ये याद रखना है। ये याद रखना है। क्लियर। अब देखो, अब मैं अगर हीलियम प्लस के लिए बोलूं, मैं पहले ये क्या किसके लिए बोल रहा हूँ, हीलियम प्लस के लिए। तो हीलियम प्लस के लिए ये क्या बोल दिया, इसका -x बोल दिया है। तो -x का वैल्यू क्या होगा, -2.18 × 10⁻−18। अच्छा, हीलियम के लिए चार्ज 1 है और n इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.18 × 10⁻−18 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ये यहाँ से ये क्लियर हो गया। हम्म? फिर हीलियम प्लस, हाँ,
अच्छा सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, जेड मतलब एटॉमिक नंबर होता है ना, तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, दो, तो टू स्क्वायर, तो इंटू फोर। क्लियर। तो इतना होगा, एक्स का वैल्यू ये होगा। ये हो गया। अब बोला है देन एन इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम 3+ आयन क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम 3+। तो सिंपल सा बात है ना। देखो, क्या बोलूं मैं। अच्छा, तो बेरिलियम 3+ के पहले आप बताओ जेड क्या होगा। जेड 4 होता है। एन क्या होगा, एन क्या दिया है, 2 दिया है ना। तो इसका एनर्जी कितना होगा आप बताओ। एनर्जी क्या होगा, वही -2.18 इंटू 10⁻−18 इंटू क्या होगा, जेड स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 बाई क्या होगा, 16/n² मतलब 4। ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू आ रहा है -x का वैल्यू आ जा रहा है ना, है, -x का वैल्यू आ रहा है। देख लो, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया था, ये आ गया था 2.18, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 4 आ जा रहा है, मतलब -x आ रहा है, मतलब इसका आंसर। देखो सबको समझ आया या नहीं, देखो बहुत इजी सवाल है, जस्ट आपको कंपेयर करना था, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट, if radius of second Bohr orbit of the helium plus ion is 105, सेकेंड बोर ऑर्बिट, ठीक है, देखो मैं ये कर रहा हूँ, और बोला है व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, बोलो, सेकेंड बोर ऑर्बिट और थर्ड बोर ऑर्बिट। ठीक है, सेकेंड बोर ऑर्बिट मतलब एन का वैल्यू क्या है, 2, थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब एन का वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो मैं जस्ट यहाँ पे ये लिखता हूँ, मान के चलो, हीलियम ना, अच्छा ठीक है, तो एन हीलियम लिख देता हूँ, ठीक है, हीलियम प्लस, और ये एन लिथियम प्लस लिख देता हूँ, लिथियम 2+ बोला है। ठीक है, मैं एक बार पूरा क्लीन करके यहाँ पे लिखता हूँ, एन हीलियम प्लस इक्वल टू 2, तो जेड क्या होता है, हीलियम के लिए जेड 2 होता है। अच्छा, एन लिथियम 2+ के लिए क्या है इसका, थर्ड बोर ऑर्बिट बोला है, ये मतलब थर्ड, लिथियम क्या होता है, 3 होता है, जेड। क्लियर। इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इज 105.8 पिकोमीटर, तो ये कितना होगा, है, अच्छा, तो आर इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सोचो। आर, आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेड स्क्वायर बाई, सॉरी, ये तो ई हो जाता है, n² बाई जेड, है ना। आर क्या होता है, n² बाई जेड होता है। ठीक है, तो आप देखो, आर, अगर मैं ऐसे लिखूं, आर हीलियम प्लस डिवाइडेड बाई आर लिथियम 2+ इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, इसके लिए क्या है, n² बाई जेड, आर हीलियम के लिए देखो n² बाई जेड कितना होगा, मतलब 4/2 होगा, और इसके लिए कितना होगा, 9/3 होगा, है ना। तो दो दूनी 4, 3 3 9, है ना। अब हीलियम का वैल्यू दिया है, लिथियम का वैल्यू पूछा है, तो आर लिथियम 2+ इक्वल टू क्या होगा, आर लिथियम 2+ इक्वल टू क्या होगा, 3/2 इंटू आर ऑफ हीलियम मतलब 105.8 पिकोमीटर। ये जो आ रहा है ये पिकोमीटर में आ रहा है।
तो ये क्या होगा, 2 से अगर आप कट करोगे, 2 5 2 3 4 52.9, और यहाँ पे देखो 9 3 7 ठीक है, 158.7 पिकोमीटर देखो है, ऑप्शन है, ये पिकोमीटर में ऑप्शन है। क्लियर? हाँ सही है, क्लियर। देखो कितना आसान चीज है, बस आपको ये याद रखना था। क्लास में मैं बार बार बोलता था कि ये याद रखना है, आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, अच्छा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये सब चीजें याद रखना है। देखो हमको अब दो दो क्वेश्चन यहाँ से आ गया। अच्छा, अब देखो ये बोल दिया है इक्वल टू, यहाँ पे देखो certain conclusion are written, which of them is not correct। ठीक है, देखते हैं। The negative sign in the equation simply means that energy of electron bound to the nucleus is slower than it would be the electron were at the infinite distance from the nucleus। देखो एक चीज मैं आप लोग को बोल देता हूँ, अगर आपको दिख जाए ना बड़ा स्टेटमेंट है, तो बहुत कम टाइम होता है जब वो, मतलब वो आंसर होता है। जैसे यहाँ पे नॉट करेक्ट दिया है, मतलब अगर वो कुछ गहरा लिख रहा है, इसका मतलब मे बी वो करेक्ट है। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है, मे बी वो करेक्ट ही है। यहाँ पे देखो लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, लार्जर इज द ऑर्बिट रेडियस, सही है, ये तो सही है, ये सही है। हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा करेक्ट नहीं है। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। हाँ हम लोग माइनस करके कर सकते हैं, है कि नहीं, हम लोग माइनस करके क्या कर सकते हैं, मतलब ये भी आंसर सही। फॉर n इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन it does n equal to 6 means that electron is more loosely bound in smallest allowed orbit। ये क्या बोला, देखो क्या बोला यहाँ। For n equal to 1 the electron has more negative energy than it does for n equal to 6, which means that electron is more loosely bound in smallest and more loosely bound in smallest allowed orbit, या मोर टाइटली बाउंड, अट्रैक्शन हाई होता है, मोर टाइटली बाउंड होता है ना। यहाँ पे वही बोला है, सुनो पहले सुनो स्टेटमेंट सुनो। द ऑर्बिटल्स व्हिच आर क्लोजर टू न्यूक्लियस आर मोर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज फील्ड ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, क्यों, प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो न्यूक्लियस के करीब जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मोर टाइटली बाउंड होगा। क्लियर ना, क्लियर। तो देखो ये सिंपल सा चीज है, इसलिए मैं बोला था कि मतलब ऐसा अगर स्टेटमेंट होगा ना, ये ज्यादातर आंसर नहीं होता है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा स्टेटमेंट ही ये रॉन्ग हुआ, मतलब मेरा जो आंसर है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही है। According to Bohr theory, which of the following transition in a hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? अच्छा अभी बोला which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photons। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो देखो जैसे, तो आर एच इंटू क्या होता है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्लियर, n1 मतलब जहां पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और n2 मतलब जहां से आ रहा है। क्लियर ना, तो एक बात देखो, मैं अगर पहला देखूं, 5 से 3 आ रहा है, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। एक दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे क्या 9 1/9 माइनस 1/25। ठीक है, 25 - 9 मतलब कितना, 16 हाँ 25 - 9 मतलब 16, ऊपर रहेगा 16 डिवाइडेड बाई 25 9 225, ये हो रहा है।
क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो ये भी सेम, देखो यहाँ पे क्या होगा, 25 - 16, मतलब अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, 5 से आ रहा है, अच्छा 5 से आ रहा है 3 में, गैप कितना है, 2। 5 से आ रहा है 2 में, गैप कितना है, 1। 5 से आ रहा है 4 में, गैप कितना है, 1। 6 से आ रहा है 5 में, 6 से आ रहा है 5 में, गैप आ रहा है 1। बट ये 5 से 4, ये 6 से 5, ठीक है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है ना, इससे ये थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर। अब देखो 5 से आ रहा है 4, ये दो दो आंसर, बार बार ये दो आंसर क्यों करते हैं। अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा इसका, फिर देखो वही तो बोला, 5 से 4, मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो 5 से 4 यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम एनर्जेटिक फोटोन, मतलब यहाँ पे बोला है ना, विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटॉन्स, मतलब जब बैंड गैप कम होगा तब क्या होगा, एनर्जी कम होगा। वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। यही तो हम लोग पढ़ के आए थे ना अभी तक। तो इधर ये कर सकते हो और आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो इसका जो आंसर, अच्छा, 5 से 6, हाँ, अच्छा यहाँ पे n इक्वल टू 6 to 5, 6 to 5। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं, ये n = 6 to 5, ये सबसे कम हो रहा है, ठीक है, 6 to 5 सबसे कम हो रहा है। एक बार चेक कर लेना चीजें, ठीक है, तो पता चल जाएगा। हम यहाँ पे 5 to 4 में भी यहाँ पे देखते हैं, 5 to 4 एंड ये भी देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे 5 to 4 क्या हो जाएगा, आर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n1² मतलब 16 - 1/25 ना। अच्छा, तो यहाँ पे 9 RH/25 × 16, अच्छा 25 × 16, ये हो रहा है, एक चीज हो रहा है। हम्म, और एक होगा यहाँ पे कितना होगा, 6 5 ना, तो 6 6 36 25, मतलब वही है, जो 9 RH/9 RH/, यहाँ पे 36 × 25, हाँ सबसे कम किसका हो रहा है, सबसे कम यही हो रहा है, 6 6 हाँ यही हो रहा है, ये सबसे सबसे छोटा हो रहा है ये, हाँ यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। आप लोग ना थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा मतलब मैं अगर कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो मेरा टाइम जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना, हेंस एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी, ये तो बहुत इजी है। क्या बोला है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट इतना, तो एनर्जी इक्वल टू हम लोग अभी क्या जान के आए, एनर्जी इक्वल टू क्या, -2.18 इंटू 10 to the power 18 इंटू Z² / n², ये तो हमें पता है ना। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, मान के चलो इसको मैं k से डिनोट करता हूँ। अच्छा, सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए Z1, ठीक है, तो ये भी मेरा कांस्टेंट हो गया, ये भी मेरा कांस्टेंट हो गया। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², है ना। तो अगर मैं ये लिखूं, -328 kJ/mol डिवाइडेड बाय एनर्जी, नहीं पता। अब ये कब का है, जब सेकंड बोर ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू
दो है तो मतलब टू स्क्वायर फोर, नहीं पता। फोर तो बोर ऑर्बिट 16, ठीक है। तो चार चार 16, अच्छा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -328/4 किलो जूल। तो 4 8 32 4 दूनी 8, अच्छा। हाँ, -82 किलो जूल। क्लियर ना, बहुत इजी है, देख लेना। हम्म, अच्छा नेक्स्ट, frequency of radiation emitted when the electron falls from n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom will be frequency of अच्छा, frequency of radiation emitted when an electron falls from यहाँ से यहाँ आ रहा है हाइड्रोजन एटम will be, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी इतना है। ये ठीक है, क्या दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है बताओ। बहुत इजी है। तो अगर अगर हमें ये पता है इक्वल टू एच नहीं हो, एच नहीं इक्वल टू क्या, C/λ। इतना अगर आपको पता है एक चीज, ये यहाँ से ये जान लो। और एक अगर यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू E/H, E/H, ये लिख सकता हूँ। हम्म, और और क्या लिख सकता हूँ, E इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, -2.18, अच्छा हाँ, माइनस माइनस होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया, यहाँ पे 10⁻⁻18, अच्छा। ठीक है, -2.18 इंटू 20, तक मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गलत गड़बड़ है। तो ये तो हमें पता है फॉर हाइड्रोजन माइनस इतना है ना, -2.18 इंटू 10 और -18 है, और -18 होता है। अच्छा, -2.18 इंटू 10 और -18, इंटू ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू Z²/n², हाइड्रोजन के लिए 1 अगर कुछ गलती हुआ तो माफ कर देना, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग कैलकुलेशन में इधर उधर चलता भी है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, ये है। हम्म, अब अब क्या करना है बताओ, अब क्या करना है। अब ये जो n का वैल्यू है ना, ये n कहाँ से आएगा, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, वो हमें कैलकुलेट मतलब वो हमें देखना है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ये जो n है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो n है, मैं जस्ट इस n को रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। इस n को मैं जस्ट इससे रिप्लेस रिप्लेस कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 कहाँ से आ रहा है, अच्छा कहाँ, वन वन में आ रहा है, 1² -1/4²। When the electron falls from, हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। ये होगा 1/4² -1²। अच्छा मैं बोलता हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो।
मेरे से गलती हुआ था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1। ये मैं विडबर कांस्टेंट में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जहां से आ रहा था, मतलब कहाँ से आ रहा था, 4, तो 1 बाई वही है, वो वाला n स्क्वायर माइनस कहाँ तक आ रहा है वही, ठीक है। रीड बार में अलग होता है, रीड बार में होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब कहाँ तक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे होता है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.079 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा। क्लियर, क्लियर है ना। मैं डायरेक्ट कर दिया, आप लोग अलग से ई का वैल्यू निकाल सकते हो, ई का वैल्यू निकाल के ई बाई एच पुट कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इतना, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू। हाँ मतलब बहुत इजी है ना। यहाँ पे बोला है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अगर फास्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, मान के चलो ये ग्राउंड स्टेट में है, अच्छा ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से फास्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या, ठीक है ना, फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसका एनर्जी कितना बोला है, अच्छा हाँ, एनर्जी कितना बोला है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, वही ना, जस्ट ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ वही एनर्जी होगा, ठीक है। तो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वही काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी फॉर सेम ऑर्बिटल, फॉर सेम ऑर्बिटल, ये याद रखना। यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो बुक, कितना भी बुक पढ़ा लो, थ्योरी पढ़ा लो, वहां पे नहीं होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सही होता है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिटल, अच्छा ये तो ये हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, who modified Bohr theory by introducing यार इलिप्टिकल ऑर्बिट, पूरा एकदम लाइन बाय लाइन, इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट, कौन, सोमरफील्ड। नेक्स्ट, बोर रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम इज अप्रोक्सीमेटली इतना, रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, हम बोल दो। आर इक्वल टू क्या होता है, A0 जो बोर रेडियस बोला है, इनटू क्या होता है, n² बाई जेड होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 0.530 जे एमस्ट्रॉन्ग में ना, और यहाँ पे भी एमस्ट्रॉन्ग में दिया है, तो मैं चेंज नहीं करूंगा। एन का वैल्यू क्या होगा, 2, अच्छा हाँ, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या बोला है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, तो 2² बाई जेड तो 1 है, कितना होगा 4 इंटू मतलब 0.530 इंटू 4, तो 0 5 12 5 पूरी है, ये हो रहा है ना 2.1812 हो गया। Bohr model of an atom when an electron jumps from n equal to 1 to n equal to 3, how much energy will be emitted or absorbed? क्या होगा, how much energy will be emitted or absorbed? बोलो, आप लोग ही बोलो, थोड़ा क्वेश्चन पॉज करो, अभी अभी करा के आया थोड़ा,
पॉज करके पहले पहले देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है देखो। क्या होगा? अभी पढ़ा क्या है ना? अभी क्या है? कितना एनर्जी एमिटेड और डेली क्या होगा? वही पढ़ा क्या है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। ये तो कांस्टेंट है। इनटू यहाँ पे एनर्जी, अच्छा यहाँ पे जो एन है, हम लोग क्या जानते हैं? जो एन है, एन क्या होगा? एन क्या होगा? मतलब 1/, हम क्या बोले? क्या बोले? जम्स फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू 3। तो कहाँ पे जंप कर रहा है? एन इक्वल टू 3 में कहाँ से? एन इक्वल टू 2 में तो 3 स्क्वायर -1/1 स्क्वायर ये होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? यही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू क्या, इसको अगर सॉल्व -8/9 ये हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1.936 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ये हो रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर किस में है? आर्ग में है। हमें क्या पता? 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्ग, है ना? तो इसको अगर आपको आर्ग में ले जाना है, इंटू 10 टू द पावर 7 कर दो, है ना? इंटू 10 टू द पावर 7। तो आंसर कितना आएगा? इसको अगर इंटू 10 टू द पावर 7 में ले जाओ तो आंसर आएगा ये 1.93, ये आंसर आ जाएगा देखो, 0.1936 इंटू 10 टू द पावर -10 आर्ग। 0.1936 इंटू 10 टू द पावर -10 आर्ग। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप this session will be helpful for you, है ना? Try to solve or try to revise these 25 wonderful question, है ना? uh, it might be helpful for your board exam also, है ना? और नीट के लिए तो ये बहुत, मतलब बहुत अच्छा, ये नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। बहुत सारा क्वेश्चन था जो इजी था, बहुत सारा क्वेश्चन था जो कैलकुलेटिव था। तो आपको एग्जाम देने से पहले आपको ये सारा जो कैलकुलेशन है आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। देखो चीजें बहुत इजी है, बट आपको अल्टीमेटली वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आपका अच्छा होगा। ठीक है। तो ये सेशन मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। फॉर नेक्स्ट मतलब बाकी सारा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो आज इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।